बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन इन स्प्रिंग। तो पहला डिस्कस करते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। जब स्प्रिंग हॉरिजॉन्टली है, जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग है ये और यहाँ पर ये इसकी नेचुरल लेंथ में है, तो इसको हम कहेंगे बेटा मीन पोजीशन। अब अगर इसको यहाँ से आप इसको एक्सपेंड कर देते हो, थोड़ा सा खींच देते हो इस तरफ, और सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट x है, तो बेटा इस पोजीशन पे इस पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको बोलेंगे हम रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये स्प्रिंग अंदर की तरफ यानी मीन पोजीशन की तरफ आना चाहिए। अगर हम इसको कंप्रेस कर देते हैं तो कंप्रेस करके जैसे ही छोड़ोगे तो इस पे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा F = -kx, जो ये भी मीन पोजीशन की तरफ है। इसका मतलब बेटा कि स्प्रिंग को मीन पोजीशन से किधर भी खींचो तो उस पर एक स्प्रिंग फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, जो टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है। और इसको हम बोलते हैं F = -kx। k क्या है? k फोर्स कांस्टेंट कहलाता है बेटा, या स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह देते हैं इसको। x डिस्प्लेसमेंट है और F जो रिस्टोरिंग फोर्स है। आप देखेंगे इसमें माइनस साइन आया, इसका मतलब है कि रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे हमने इस तरफ डिस्प्लेस किया है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। स्प्रिंग फोर्स किधर लगा? रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ, अपोजिट हो गए। यहाँ पर देखिए हमने बॉडी को खींचा है इस तरफ तो डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन इस तरफ है, ये मीन पोजीशन है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस तरफ, दोनों अपोजिट हो गए। तो बेटा F = -kx। अब ये जो फोर्स है, जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स, मान लीजिए मैंने इसको इधर पकड़ के खींच रखा था, जैसे ही छोड़ूंगा तो इस पर कौन सा फोर्स बचेगा? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये मीन पोजीशन की तरफ चलना चाहेगा, तो इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट करेगी अनबैलेंस फोर्स की वजह से। तो बेटा वो जो अनबैलेंस फोर्स है F, इसको हम पुट कर देंगे ma के इक्वल। तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -kx। समझ आ रहा बेटा न्यूटन सेकंड लॉ से F = ma। तो हमने यहाँ ma पुट किया है, यहाँ से मास इंटू एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं d2x/dt² इज इक्वल टू -kx। तो यहाँ से d2x/dt² निकाल दो तो बेटा ये आ गया। यहाँ से हमें पता चलता है ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो ये एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये नेगेटिव साइन शो करता है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। और ये दोनों कंडीशन कैसी हैं? ये प्रूफ करती हैं कि SHM में हमेशा ऐसे ही होता है। इसका मतलब ये जो बॉडी है, दिस बॉडी विल डू सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपने इधर खींच दिया उसके बाद में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, अगर इधर खींच दिया तो भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। ऑसिलेशन को हमने प्रूफ कैसे किया कि SHM करेगी? हमने ऐसे किया कि ये जो इक्वेशन निकाली है इसमें नेगेटिव साइन आया, इसका मतलब एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। यहां पर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों कंडीशन जहां भी सेटिस्फाई हो जाए, आप आंख बंद करके कह दो बेटा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ओके, तो जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है बेटा, उसके साथ इसको कंपेयर कर दो। d2x/dt² इज इक्वल टू -ω²x। ये SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ω² इज इक्वल टू km होगा। यहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो, t इक्वल टू 2π√m/k। तो बेटा यहां से देखो, अगर स्टिफनेस या स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा हुआ तो बच्चे टाइम पीरियड कम होगा। और अगर आपको इसको अगर वैसे समझो बेटा, फ्रीक्वेंसी निकालनी हो कि 1/t, ये सॉरी t है, यहां से देख लो 2π1/t हो जाएगा म्यू, दैट इज इक्वल टू √k/m। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? 1/2π√k/m। इस टर्म में भी समझ सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया। अगर k ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा, इसका मतलब k ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा स्टिफनेस है स्प्रिंग के अंदर, ज्यादा टाइट टाइप की है तो ज्यादा ऑसिलेट करेगी। वर्टिकल स्प्रिंग, अगर इसको स्प्रिंग को हम वर्टिकल फॉर्म में डिस्कस करें, हमने वर्टिकली एक स्प्रिंग को लटका दिया तो ये उसकी नेचुरल लेंथ है इतना। तो फर्स्ट डायग्राम में हम नेचुरल लेंथ में देख रहे हैं। अगर हम इस स्प्रिंग पे नीचे एक मास लटका दें तो ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो हमने देखा कि इसमें लेंथ कितनी बढ़ गई? d बढ़ गई, क्योंकि नीचे की तरफ इससे फोर्स लग रहा है mg। और बेटा इस पर जब ये d डिस्टेंस एक्सटेंड हो गई तो इस पर एक अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहेगा kx। F इज इक्वल टू -kx होता है, माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन।
मीन पोजीशन का है इसके लिए ये वाली, तो इस तरफ एक के एक्स फोर्स लगा, लेकिन यहाँ पे आके ये रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। इक्विलिब्रियम क्यों मेंटेन हो गया? क्योंकि बेटा नीचे की तरफ mg लग रहा है और ऊपर की तरफ के एक्स लग रहा है, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। सोचो अगर कोई भी एक फोर्स ज़्यादा होता, अगर के एक्स ज़्यादा होता तो ये अंदर चली जाती, अगर mg ज़्यादा होता तो और खींचती, लेकिन यहाँ पे आके रुक गई है, तो इसका मतलब है कि के एक्स और mg इक्वल हैं। तो हमने लिखा mg इज इक्वल्स टू के एक्स। के एक्स का मतलब क्या है? जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट d हुआ है तो के डी हो गया। ओके, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब सोचिए अगर मैं इस मास को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, इसको एक्सटेंड करके मैंने डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दिया x। अब हमारे लिए ये मीन पोजीशन है, हमने डिस्प्लेस किया है x, तो बेटा एक्चुअल में जो मीन पोजीशन थी उसके कंपैरिजन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? d प्लस एक्स। अब देखिए d तो ओरिजिनली, और उसके बाद में जब हमने थोड़ा सा x खींच दिया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ d प्लस एक्स। इस पोजीशन पे आने के बाद में नीचे की तरफ फोर्स क्या है? mg, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा? के एक्स वाला। लेकिन के एक्स कितना? सिर्फ x ही थोड़ा ही है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? नेट डिस्प्लेसमेंट है बेटा के एक्स प्लस डी के अनुसार निकलेगा, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट है x प्लस डी। तो बेटा जब ये दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, आपने इसको खींच के यहां पे जैसे ही छोड़ोगे तो ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। समझ रहे हो? तो उस केस में नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स इज इक्वल्स टू mg माइनस के डी प्लस एक्स। ये फोर्स माइनस ये फोर्स। आप देखोगे जब इसको कैलकुलेट करोगे तो f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स आया। क्यों आया माइनस के एक्स? आप इस केस में समझना बच्चों, जो mg है, mg इज इक्वल्स टू के डी है। हमने यहाँ पे mg की जगह के डी पुट कर दिया, तो के डी से के डी कट जाएगा तो माइनस के एक्स बचेगा। अब ये माइनस साइन ही है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ हमने mg को ज्यादा लिया है बेटा, mg माइनस ये किया है। अगर ये पॉजिटिव में आ जाता तो नेट फोर्स की तरह था, नीचे की तरफ, फिर वो मीन पोजीशन की तरफ नहीं होता, तो उस केस में SHM नहीं होते। लेकिन f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब ये फोर्स किस तरफ है? ऊपर की तरफ, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हुआ। इसका मतलब क्या बेटा? इस फोर्स की वजह से बॉडी ऑसिलेट करेगी। ऑसिलेट करेगी तो मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स की जगह। तो यहां से मास को इधर ले जाओ, एक्सेलरेशन को डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर रखो, ये एक इक्वेशन बन गई, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इनटू एक्स। लेकिन एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बेटा ये वाली जो टर्म है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो गई। यहां से हमने टाइम पीरियड निकाल दिया, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, चाहे स्प्रिंग वर्टिकल पोजीशन में हो या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, दोनों ही केसेस में जो टाइम पीरियड है वो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के आता है। कोई और एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है जिस पे डिपेंड करता है। दोनों केसेस में फॉर्मूला सेम ही है। बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ स्प्रिंग्स। पहले देखते हैं स्प्रिंग्स इन पैरेलल। पैरेलल स्प्रिंग्स में आप देखिए कि जैसे ये स्प्रिंग है और ये है, ये दोनों पैरेलल में है और इनके साथ एक मास अटैच्ड है, डायरेक्टली दोनों के साथ कनेक्टेड है। ये हॉरिजॉन्टल टाइप है और ऐसे वर्टिकली दो स्प्रिंग्स हैं, इनके साथ ये मास अटैच्ड है, तो दोनों ही कॉम्बिनेशंस पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं। इस केस में अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हो और फिर छोड़ते हो तो ये ऑसिलेट करेगा। सिमिलरली इसमें भी इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हो और फिर छोड़ोगे तो इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेट करेगा एसएचएम होगी, पहले तो ये बताओ, और उसके बाद ये बताओ कि इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखिए इस केस में अगर आप इसको खींचते हो तो बेटा ये भी और ये भी दोनों ही एक्सपेंड होंगे, मतलब इसकी लेंथ भी कुछ बढ़ेगी, इसकी लेंथ भी बढ़ेगी। सोचो अगर मैंने इसको x डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो बेटा इसके अंदर भी x डिस्प्लेसमेंट आएगा और इसके अंदर भी x डिस्प्लेसमेंट आएगा। इसका मतलब बच्चों कि दोनों ही केसेस में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इफ x इज द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग्स, दोनों में एक्सटेंशन कितना होगा? इक्वल। और दूसरी बात, रेस्टोरिंग फोर्स इन ईच स्प्रिंग जब हम निकालेंगे तो बेटा इसमें भी x है और इसमें भी x है एक्सटेंशन, तो F इज इक्वल्स टू के एक्स, तो F1 इज इक्वल्स टू माइनस के वन एक्स। तो फर्स्ट स्प्रिंग का जो रेस्टोरिंग फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू माइनस के वन एक्स।
दूसरी स्प्रिंग का रेस्टोरिंग फोर्स माइनस K2 इंटू एक्स। याद रहे दोनों का बेटा जो डिस्प्लेसमेंट लिया है वो इक्वल लेंगे, दोनों में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा। उसके बाद दोनों के रेस्टोरिंग फोर्स को ऐड कर दो तो नेट रेस्टोरिंग फोर्स क्या आएगा, दोनों का सम के इक्वल, F1 प्लस F2 यानी माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स। तो बेटा हमारी इक्वेशन बन गई F इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू एक्स। SHM की इक्वेशन क्या होती है, F इज इक्वल टू माइनस KX। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप पाओगे K इज इक्वल टू होगा K1 प्लस K2। तो हमारा बेटा जब स्प्रिंग्स पैरेलल में होती हैं तो K हो जाता है K1 प्लस K2। अब याद करो, देखो रेजिस्टेंस की फॉर्म में ओम्स लॉ में जब करते थे, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन ये फॉर्मूला कौन सा है, सीरीज वाला। स्प्रिंग के केस में ऐसे ऐड होते हैं जैसे रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड होते थे। यहां पैरेलल में K इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 आता है। क्लियर है। टाइम पीरियड निकालेंगे तो T इक्वल्स टू 2π√m/K होता है। और जब नेट इक्विवेलेंट K इक्वल्स टू K1 प्लस K2 हो गया तो बेटा यहां K की जगह K1 प्लस K2 पुट कर दो, यह आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। इसी तरीके से अगर हम स्प्रिंग्स को सीरीज में डिस्कस करें, एक स्प्रिंग लगा दी और उसके साथ फिर दूसरी स्प्रिंग लगा दी, दोनों की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो अलग अलग हैं और एक ही मास से हमने बांध दिया। अगर हम इसको खींच दें और छोड़ें तो दोनों स्प्रिंग कंप्रेस होंगी। इसी तरह से वर्टिकली अगर सोचें, दो स्प्रिंग्स हैं और उसको एक मास से लटका दिया बेटा, तो इसको अगर थोड़ा सा एक्सपेंड कर दोगे, एक्सटेंशन ले लोगे थोड़ा सा, तो उसके बाद ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। लेकिन दोनों स्प्रिंग्स अलग अलग स्टिफनेस की है, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग होंगे। लेकिन दोनों ही स्प्रिंग्स पे सेम फोर्स, जितना फोर्स आप इसको खींच रहे हो तो इसमें एक अंदर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, लेकिन दोनों स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होगा। इस केस में डिस्प्लेसमेंट सेम था लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स अलग अलग थे। बेटा इस केस में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे लेकिन दोनों के रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होंगे, क्योंकि सेम फोर्स लग रहा है दोनों स्प्रिंग के लिए। तो बेटा पहली स्प्रिंग के लिए F इज इक्वल टू माइनस K1 x1, तो यहां से x1 इक्वल टू माइनस F/K1। इसी तरह से F इज इक्वल टू माइनस K2 x2, तो x2 आ गया माइनस F/K2। तो बेटा पहली वाली स्प्रिंग का एक्सटेंशन इतना, दूसरी वाली का इतना, तो दोनों का सम कर दें तो नेट एक्सटेंशन आ जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। तो बेटा नेट एक्सटेंशन इज इक्वल टू, इन दोनों को पुट कर दो यहां पे, तो यहां से आप देखेंगे F इज इक्वल टू माइनस, इसको पूरे को इधर ले आओ, तो माइनस 1/K1 प्लस 1/K2 इंटू एक्स। तो बेटा स्प्रिंग जो SHM है, SHM में इक्वेशन क्या होती है, F इज इक्वल टू माइनस KX। इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या है, K है। तो K की वैल्यू आ गई 1/1/K1 प्लस 1/K2। इसको सोल्व करोगे तो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 लिख सकते हो, या इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे आ रहा है जैसे बेटा पैरेलल में रेजिस्टेंस का आता था, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू 2π√m/K। K की वैल्यू आप यहां से रख दो, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, हमने यहां पुट कर दिया तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। तो टाइम पीरियड का तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। बाकी आपको याद ये रखना है कि पैरेलल में जो K है दैट इज इक्वल टू K1 प्लस K2, और सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। दूसरी चीज तो याद रखनी है, सीरीज में एक्सटेंशंस डिफरेंट होती हैं लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स सेम होते हैं, जबकि पैरेलल में रीस्टोरिंग फोर्स डिफरेंट होंगे लेकिन एक्सटेंशंस सेम होंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एनसीईआरटी का है। 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स अटैच्ड एज शोन, इस तरह से लगी हुई हैं। शो दैट इफ मास m जो है ये बीच का इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो हमें बताना बेटा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। सोचिए अगर आपने इस मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, मान लीजिए आपने इसको खींच के यहाँ पे ले आए, यहाँ पे ला दिया, तो ये स्प्रिंग खिंच गई और बेटा ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। ये इसकी मेन पोजीशन थी, आप इसको खींच के यहाँ पे ले आए, आपने डिस्प्लेसमेंट कर दिया x, तो ये स्प्रिंग का एक्सपेंड हुई है, एक्सटेंशन हुआ है,
तो बेटा इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, F1। तो रीस्टोरिंग फोर्स इन फर्स्ट स्प्रिंग कितना होगा बेटा? F1 इज इक्वल्स टू माइनस K1 इंटू एक्स, दैट इज इक्वल्स टू माइनस KX। और ये किस तरफ है? दिस इज टुवर्ड्स लेफ्ट है बेटा। इसी तरीके से ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, तो इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? इसमें बेटा इस तरफ लगेगा, दैट इज F2। आप देखो जब ये कंप्रेस हो गई तो ये स्प्रिंग किधर फेंकना चाहेगी इस ऑब्जेक्ट को? इस तरफ। तो रीस्टोरिंग फोर्स इन सेकेंड स्प्रिंग कितना होगा बेटा? F2 इज इक्वल्स टू माइनस K2x, सो दैट इज माइनस KX। क्योंकि आइडेंटिकल स्प्रिंग है तो दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट हमने K ले लिया। नेट स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? नेट स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2। स्प्रिंग का हो इसको रीस्टोरिंग फोर्स का हो, नेट रीस्टोरिंग फोर्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस KX और प्लस माइनस KX। तो बेटा F इज इक्वल्स टू माइनस 2KX 3। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X एंड अपोजिट टू X। आप देख रहे हो जो नेट रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2KX। इसका मतलब F और X कैसे हैं? अपोजिट हैं। आपने इसको इस तरफ डिस्प्लेस किया है और नेट रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है? इस तरफ। तो इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन ले रहे हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X भी है और बेटा अपोजिट टू X भी है। इसका मतलब ये बॉडी क्या करेगी? SHM होने हैं। SHM की इक्वेशन मैंने प्रूफ कर दी। लेकिन SHM में क्या होता है? F इज इक्वल्स टू होता है माइनस KX। K क्या है? दिस इज जो भी हमारा आया हो इक्विवेलेंट। तो इस केस में बेटा इस इक्वेशन को जो हमारी इस सिचुएशन के अनुसार आ रही इक्वेशन वो है माइनस 2KX। इसका मतलब K इक्विवेलेंट क्या हो गया? दैट इज इक्वल्स टू 2K। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है 2 पाई अंडर रूट m अपॉन K। तो हम कह सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू दिस K इज K इक्विवेलेंट। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 2K। तो एक तरह से क्या हुआ? तुम्हें लग रहा है कि ये जो फॉर्मूला आया है K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 प्लस K2 ही हुआ एक तरह से। तो K1 प्लस K2 करके 2K आया है। K1 प्लस K2 किस में होता है बेटा? पैरेलल में। तो हम इन दोनों स्प्रिंग्स को पैरेलल की तरह से ट्रीट करेंगे।